फोर्थ चैप्टर बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस टू ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो हो सकता है सिस्टम आपका नॉन होमोजीनियस हो या फिर होमोजीनियस हो। एक्सरसाइज जो हम फर्स्ट करेंगे उसमें क्या आएगा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सोल्व करना सीखेंगे। और जो एक्सरसाइज की सेकंड आएगी फोर्थ चैप्टर की, उसमें हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास मान लिया n इक्वेशंस है इन n वेरिएबल्स, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू a1n xn इज इक्वल टू b1। एक ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें वेरिएबल कितने हैं, n वेरिएबल्स है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन मान लिया दे दी a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो a2n xn इज इक्वल टू b2। ऐसे ही देखो कितने इक्वेशंस लेके चले हम, m इक्वेशंस अगर गिवन है हमारे पास, m इक्वेशंस गिवन है तो am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू amn xn इज इक्वल टू bm। ये हमारा मान लिया सिस्टम गिवन है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस मतलब ये जो यहाँ पे राइट साइड में जो ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, तो कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं b1 b2 अप टू bm। अगर ये सारे जीरो हो जाते तो आपका सिस्टम कैसा बन जाता, होमोजीनियस। और यहाँ पर अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो है तो आपका सिस्टम कैसा बन जाएगा, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ। आपने देखो 10th में पढ़ा था बच्चों, अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं तो उसको सोल्व करना आपने 10th में सीख लिया था मेरे ख्याल से। मान लिया ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो इनको सोल्व करना आता है आपको। यहाँ पे क्या होता था, अगर आपकी दो इक्वेशन है तो दो ही वेरिएबल थे, है ना, तो आप क्या करते थे वहाँ पे कि यहाँ से दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, एक वेरिएबल x1 की वैल्यू निकलने से उसको इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, x2 की वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही करते थे, है ना। ठीक है, ये आपने वहाँ पे कर लिया था। उसके बाद 11th-12th में भी आपने पढ़ा था, अगर आपके पास तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है तो क्रैमर रूल भी पढ़ा था आपने, है ना। और वहाँ पे आपने ये सीखा था कि अगर तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल है तो उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों कि अगर आपके पास मान लिया ये हो जाए, क्या है यहाँ पे तीन इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन ही है, तीन इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो ये आपने सोल्व करना नहीं सीखा है अभी तक, है ना। तो इसको सोल्व करना हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर आपके पास m इक्वेशंस दी गई हो और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो, n हो। ठीक है, तो उसको उस सिस्टम को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो है यहाँ पे फोर्थ चैप्टर आपका। तो देखो इसको हम सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। जो ये सिस्टम है ना हमारा लीनियर इक्वेशंस का, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है आपके पास, ये होती है मैट्रिक्स फॉर्म, कैपिटल AX इज इक्वल टू कैपिटल B, ये मैट्रिक्स फॉर्म होती है। जहां पर जो ये A होता है ना, A को कैसे लिखा जाता है, जैसे देखो यहाँ पर जो ये फर्स्ट आपकी इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उनके जो कांस्टेंट है वो देख लो आप। यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट है a11, x2 का है a12 अप टू xn का है a1n, तो उसको लिख दो आप फर्स्ट रो में। यहाँ पर आ जाएगा a11 a12 अप टू a1n। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इसकी सेकेंड रो कैसे लिखी जाएगी, जो आपको सेकेंड इक्वेशन दी गई है ना, उस सेकेंड इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट है a21, x2 का कोफिशिएंट है a22 अप टू xn का कोफिशिएंट है a2n, तो उसको लिखो आप सेकेंड रो में। यहाँ पर आ जाएगा a21
A22 अप टू A2n, ठीक है। और फिर बच्चों लास्ट में ये जो mth इक्वेशन गिवन है, तो इसकी जो mth रो आएगी वो कैसे लिखोगे, यहाँ से जो x1 का कोफिशिएंट है am1, फिर x2 का कोफिशिएंट am2 अप टू xn का कोफिशिएंट amn, उसको लिख दो आप mth रो में। जब यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास आएगा am1, यहाँ पे आएगा am2, यहाँ पे आ जाएगा amn, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये x लिखा हुआ है, तो ये x होता है जो आपके पास जो आपके वेरिएबल्स है ना, जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो। अब यहाँ पर x1 वेरिएबल, x2 अप टू xn, तो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पर x1 x2 अप टू xn, ये आपका हो गया x कैपिटल X जो मैट्रिक्स हुई है। उसके बाद बच्चों ये बी मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स ही आएगी ये भी, और जो राइट साइड में आपके ये कांस्टेंट लिखे हुए ना उनको लिख दो कॉलम मैट्रिक्स में, b1 b2 अप टू bm, ये आपके आ गए, ठीक है। तो कोई भी आपके पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का गिवन है तो उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, ax इज इक्वल टू b, जहाँ पर जो a मैट्रिक्स लिखी जाती है वो जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेशन वाइज लिख दो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो वो उसके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट लिखे जाएंगे वो फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप ये मैट्रिक्स लिखो। फिर उसके बाद x जो आएगी वो कॉलम मैट्रिक्स होगी, और कॉलम मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, जो वेरिएबल्स है ना उनको लिख दो कॉलम में, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स आई वो आपकी हो गई x। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या होगी, जो राइट साइड में आपके कॉन्स्टेंट है ना उनकी कॉलम मैट्रिक्स बना लो, वो आपकी बी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं एक ये लिख दी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है, नहीं लिखना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये लिखा, ठीक है। एक मैंने लिख दिया 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, और एक थर्ड मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। ये एक मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस ले ली, ठीक है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम है हमारा, लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि वेरिएबल्स x y z है यहाँ पे। अगर आप इसको सोल्व करना चाह रहे हो और आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे उसको, ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे बच्चों, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी हिसाब से करोगे इसको सोल्व। तो यहाँ पर दो इक्वेशन की हेल्प से एक को एलिमिनेट कर दोगे, एक वेरिएबल को, है ना। फिर इन दोनों की हेल्प से सेम उसी वेरिएबल को जो इनकी हेल्प से एलिमिनेट किया था उसी को एलिमिनेट करोगे, ठीक है। फिर आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, ये भी मान लिया वाई जेड में आ गई और यहाँ से जो आई वो भी वाई जेड में आ गई, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल वहाँ से आप इजिली सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे सोल्व करोगे आप। उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ, जैसे x को एलिमिनेट करना चाह रही हूँ मान लिया मैं इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तभी x को एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 10, ठीक है। और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना ज़्यादा बार इक्वेशंस, यहाँ पर तो चलो 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, लेकिन इससे ज़्यादा भी तो आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर है m इक्वेशन n वेरिएबल, तो आप हर इक्वेशन को बार लिखोगे, उससे अच्छा ये नहीं रहेगा कि फिर ये लिखोगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आपको करना है ना, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ये लिखोगे, फिर से वो वही इक्वेशन आप लिखोगे, तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए अगर हम ये करें तो देखो, अगर मैं इसको लिख लूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर मैं इसको लिख लूँ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो बताओ क्या आएगा आपके पास, ax है ना, तो a क्या आएगा यहाँ से 1 1 1, फिर 2 -1 1, है ना, जो कोफिशिएंट्स है वो लिखते हैं 2
-1 1, और फिर यहाँ से क्या आएगा 3 2 -1। ये ए मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद x y z इज इक्वल टू 5 4 3, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमने बना ली, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म बनने के बाद हम क्या करेंगे, एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी आपको। लेकिन जो ऑपरेशंस आप यहाँ पे लगा रहे थे ना, वो यहाँ पे लगा सकते हैं हम। जैसे इसकी हेल्प से जब हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 1 -1, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी। और फिर यहाँ से आप क्या करोगे, इस फॉर्म में तो जैसे एक्स वाई जेड ये लिखा हुआ है ना, अब की बार हम एक्स वाई जेड नहीं लिख रहे, सिर्फ कोफिशिएंट लिख लिए। और यहाँ से हम डायरेक्ट ऑपरेशन लगाएंगे। क्या यहाँ पे क्या किया था बताओ, x को एलिमिनेट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था और फिर सब्ट्रैक्ट किया था, है ना। तो यहाँ पर आप इसको R2 पे ऑपरेशन लगा दो। क्या ऑपरेशन लगाओगे, R2 - 2R1, है ना। तो वही तो चीज है ना ये भी, ठीक है। वहां पर आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, RF में कन्वर्ट कर रहे हो, चीज तो वही है। यहाँ पर भी x को एलिमिनेट कर रहे हो, यहाँ पर भी इसको 0 बना रहे हो, ठीक है। इसको 0 बनाने का मतलब 0 × x, 0 ही हो जाएगा वो x का जो कोफिशिएंट है वो, ठीक है। फिर सिमिलरली आप मान लिया फर्स्ट और थर्ड की हेल्प से, मैंने यही बताया ना कि 2 की हेल्प से एक को एलिमिनेट कर दो, फिर इन दोनों की हेल्प से एक को एलिमिनेट कर दो, या फिर इनकी हेल्प से नहीं करना चाह रहे तो इन 2 की हेल्प से भी तो कर सकते हो एक को एलिमिनेट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा ना। तो सेम यहाँ पे भी तो अगर आप इन दोनों की हेल्प से x को एलिमिनेट करना चाह रहे हो तो इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस बार बार वो ये नहीं लिखना पड़ेगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 3 ही इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल कर पाओगे आप। लेकिन अगर ज़्यादा इक्वेशंस है और ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जो सिस्टम होता है हमारा लीनियर इक्वेशंस का, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर रैंक की हेल्प से सोल्व करते हैं। वो मैं अभी आपको मैट्रिक्स बता देती हूँ सोल्व करने का। यहाँ तक सबको क्लियर है कि जो सिस्टम है हमारा उसको किस तरह से आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक लिखा जाता है आपके पास A कोलन B, A कोलन B, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब A आपकी क्या आई थी बताओ, A मैट्रिक्स A11 A11 A12 अप टू A1n, फिर यहाँ पे A21 A22 अप टू A2n, और यहाँ पर AM1 AM2 अप टू AMn, यही थी। अब कोलन लगा के बी मैट्रिक्स और लिख दिया आपको, यहाँ पर लगाया, ठीक है। ये क्या था, B1 B2 अप टू Bn। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई आपकी, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A कोलन B, इस तरह से लिखी जाती है। अब अगर आप सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हो तो 2 चीज होती है बच्चों, आपका सिस्टम हो सकता है कंसिस्टेंट हो सकता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है। अब कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे अगर आपकी जो सिस्टम था लीनियर इक्वेशंस का, अगर उसका एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है ना तो कंसिस्टेंट हो गया। और अगर नो सॉल्यूशन है, अगर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल ही नहीं रहा जो साइमल्टेनियसली सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे, है ना, तो उस केस में नो सॉल्यूशन है अगर सिस्टम का, तो आपका सिस्टम कैसा कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। 2 चीज़ें, अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन है तो फिर उस केस में हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कैसे देखते हैं कि आप रैंक निकाल लो एक,
अब ए की रैंक निकाल लो, रैंक निकालनी आती है, REF में कन्वर्ट करो और रैंक देख लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद रैंक निकालो A कोलन B। अब इसको एक मैट्रिक्स मान लो, इसको भूल जाओ, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसकी रैंक निकाल सकते हो आप REF में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से जो वर्किंग रूल रहेगा ना वो ये रहेगा कि अगर आपके पास आया बच्चों रैंक ऑफ A कोलन B इज इक्वल टू रैंक ऑफ A, फर्स्ट केस है आपका ये दोनों रैंक निकाल लिया आपने। अगर ये दोनों आगे इक्वल आई तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हो गया, अगर इक्वल आई तो सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हो सकता है एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ से फिर क्या होगा, इसी के सब पार्ट आएंगे कि अगर आपके पास ये आ जाए ना कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल टू n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अगर आपने रैंक निकाली और वो रैंक आ गई नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा सिस्टम का, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर बच्चों ये रैंक आ गई, यहाँ से इस रैंक को लिख लीजिए, यहाँ से सेकंड पार्ट होगा आपका, ये जो रैंक आई ये आ गई लेस देन आ गई नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो उस केस में जो सिस्टम था आपका उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है, लिख लेना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अभी तक सिर्फ क्या करना है, देखो वर्किंग रूल ये रहेगा कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप रैंक निकालो A कोलन B की और रैंक निकालो A की, ठीक है। वो दोनों रैंक निकालने के बाद हो सकता है एक केस हो कि दोनों रैंक इक्वल आ जाए आपकी, अगर इक्वल आई तो किसी के तो इक्वल आएंगे ना, कोई तो नंबर होगा, वो ये चेक कर लो कि क्या वो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स का इक्वल आई है। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, n, तो ये देखो कि क्या वो n के इक्वल आई है, अगर n के इक्वल आई तो फिर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा आपका, और अगर वो रैंक इक्वल तो है लेकिन लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे इक्वेशन के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। उसके बाद बच्चों सेकंड है आपका, हो सकता है ये तो पॉसिबिलिटी वो थी कि जब दोनों रैंक इक्वल आई, एक केस ये भी तो हो सकता है दोनों रैंक इक्वल ही ना आई, ठीक है। यहाँ से अगर आपकी रैंक ऑफ A कोलन B और रैंक ऑफ A इक्वल नहीं आई मान लिया, ठीक है, तो इस केस में जो सिस्टम है ना वो बन जाएगा इनकंसिस्टेंट, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहेगा हमारा बस 4.1 में यही काम है। 4.2 इससे भी आसान है, 4.2 में तो ये जो B1 B2 Bm दिख रहा है ना वो जीरो हो जाएंगे वहाँ पे, तो वो तो और आसान हो जाएगी कि वहाँ पर तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक ही होगा, नहीं सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही उस केस में, क्योंकि अगर ये जीरो बन गया तो रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A कोलन B तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो उस केस में सॉल्यूशन तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि क्या करना है, सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, Ax इज इक्वल टू B, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप रैंक ऑफ A निकाल लो, फिर रैंक ऑफ A कोलन B निकाल लो, उसके बाद 3 स्टेप्स आएंगे, हो सकता है दोनों रैंक इक्वल आ जाए आपकी, अगर इक्वल आई तो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट बन गया, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब एग्जिस्ट कर रहा है तो हो सकता है एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यूनिक हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो कैसे पता चलेगा, अगर ये रैंक
नंबर ऑफ वेरिएबल्स से इक्वल आई है तो यूनिक सॉल्यूशन, और लेस देन आई है नंबर ऑफ वेरिएबल से तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ से सेकंड केस क्या बन सकता है, हो सकता है ये दोनों रैंक इक्वल ही ना आए। अगर इक्वल नहीं आई तो आपका सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। ये स्टेप्स आपके। अब इस बेस्ड क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं।